नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक बखरी रोड पर 800 पेड़ हटाने के लिए वन विभाग से अभी तक एनओसी नहीं मिली है। 2 महीने पहले पथ निर्माण विभाग ने पेड़ों की गिनती कर शिफ्टिंग और कटाई का प्रस्ताव भेजा था। एनओसी नहीं मिलने से 89 करोड़ रुपए की 6 लेन सड़क परियोजना का काम बाधित हो रहा है, जिससे दरभंगा मार्ग पर लगने वाले जाम को खत्म करने का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए महिला वेट लिफ्टिंग और पुरुष बास्केटबॉल के लिए एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। सिकंदरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बालिकाओं के लिए वेट लिफ्टिंग केंद्र होगा, जबकि बास्केटबॉल केंद्र किसी विद्यालय में खुलेगा। यह निःशुल्क प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के लोकनाथन द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को फिट बनाना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। बिहार के मुजफ्फरपुर से 2 जनप्रतिनिधि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर का चयन हो चुका है, जबकि दूसरे नाम का चयन प्रक्रियाधीन है। बिहार सहित 9 राज्यों से कुल 9 जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में भी भाग लेंगे। सुमन नाथ ठाकुर को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। राजधानी पटना में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने हवाई यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। पिछले 15 दिनों में पटना एयरपोर्ट से 71 उड़ानें रद्द हुई और 286 उड़ानें 1 से 2.5 घंटे देर से संचालित हुई। इंडिगो के 44 और एयर इंडिया के 34 उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों को अचानक सूचना मिलने से काफ़ी असुविधा हुई। सोमवार को भी 13 उड़ानें देरी से रवाना हुई, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मौसम में सुधार तक यह स्थिति जारी रहने की आशंका है। सीतामढ़ी जिले के 23 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के तहत 46 नए ट्रेड शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रत्येक स्कूल में 2-2 ट्रेडों की पढ़ाई होगी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं प्रत्येक कोर्स में 25 सीटों पर नामांकन ले सकेंगे। परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड के भाजपा नेता द्वारा बिहार की बच्चियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे संघीय मानसिकता का परिणाम बताया और कहा कि भाजपा नेताओं को महिलाओं के अपमान का लाइसेंस मिल गया है। कांग्रेस ने संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने और उनके पति को भाजपा से निष्कासित करने की मांग की है। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कर खुले में थूकने वाले के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी तस्वीरें शहर में लगी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रसारित की जाएगी। नगर निगम इन्हें नगर शत्रु की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में एनएचएआई के पूर्व उप महाप्रबंधक प्रभांशु शेखर की 2.85 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। संपत्तियों में बिहार और दिल्ली के फ्लैट, जमीन, बैंक जमा, सोना चांदी और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं। शेखर ने संपत्तियां अपनी पत्नी और परिजनों के नाम पर भ्रष्ट आचरण से अर्जित की थी। पर्यटन विभाग कैमूर के करमचट डैम के पास एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने होटल निर्माण की संभावना और कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया। राज्य में पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया जाएगा। बिहार आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए वाहन सुविधा और पर्यटकों की संख्या निर्धारण की नई प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। डिजिटल प्रचार प्रसार को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जो छात्रों को ड्रोन पायलट का व्यवहारिक प्रशिक्षण देगा। कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय सॉफ्ट स्किल और इंटरव्यू स्किल कार्यशाला भी आयोजित कर रहा है। छात्रों से न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद काम भी मिलेगा।
शिक्षकों, वैज्ञानिकों और छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार पर बिहार के मनरेगा सामग्री मद के 3350 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, जिससे राज्य में ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 के 620 करोड़ और 24-25 के 2100 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। इस कारण ठेकेदार को भुगतान में कठिनाई हो रही है, योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और पंचायत स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने भुगतान के लिए केंद्र से कई बार अनुरोध किया है। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले एक सप्ताह तक लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना काफ़ी कम है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे बिहार में सर्द पछुआ हवाएं चल रही है। इसके कारण शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं और दिन के समय भी कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के माने तो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के तापमान को नीचे गिरा दिया है। रात के समय आसमान साफ रहने और दिन में धूप कमजोर रहने से ठंड और ज़्यादा महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह घना से मध्यम कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनने की आशंका जताई है, जबकि दक्षिण बिहार में रात का तापमान और गिर सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने घने कोहरे के कारण प्रदेश के 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में दृश्यता काफ़ी कम रहने की संभावना है। वहीं पछुआ हवा के कारण सर्दी की रफ्तार और तेज होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में ठंड और कोहरे की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन ठिठुरन से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। केंद्र सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के लिए 2 नए न्यायाधीशों अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार की नियुक्ति की अनुशंसा जारी की है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की। दोनों न्यायाधीश पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नामों की अनुशंसा की थी। एक अन्य अधिवक्ता अंशुल की अनुशंसा पर अभी निर्णय लंबित है।